रावलपिंडी में मदरसे की तालिबा से मुबैना ज्यादती का मुल्जिम गिरफ्तार। पीपल्स पार्टी ने संजीदगी के साथ कोशिश की कि पीडीएम की पीठ पे छुरा घोंप दें। आजकल ये साइलेंट मोड पे है, पता नहीं किस चीज के सख्ते में है। बहुत से दोस्तों पे भरोसा किया है, हम समझते हैं कि उन सब ने हमें धोखा दिया है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काफी है। बहुत तकलीफ है। वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूज़, बच्चों और औरतों के खिलाफ जिनसी जराइम और तशद्दुद के वाक़यात जिस तवातर से हालिया दिनों से रिपोर्ट हो रहे हैं वो ना सिर्फ तकलीफ दे हैं बल्कि परेशान कुन भी हैं। यहाँ कुछ सवालात पैदा होते हैं कि क्या हमारा माशरा इतनी ही पस्ती का शिकार था या अब ज़्यादा हो गया है, और क्या ये वाक़यात ऐसे ही हो रहे थे लेकिन अब ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। इन जराइम का मुकम्मल खात्मा मुमकिन तो नहीं है, लेकिन इनके तदारुक के लिए सज़ा और जज़ा का निज़ाम मजबूत और इंतहाई कड़ा होना चाहिए जो मजलूम की दाद रसी करे, ना कि उसको परेशान करे। रावलपिंडी में हालिया दिनों में ऐसा ही एक वाक़या सामने आया है जिसमें मुफ्ती अब्दुल अजीज़ नामी शख्स के हाथों महीनों से हरासगी का शिकार एक मदरसा की तालिबा ने पुलिस में मुबैना ज़्यादती की शिकायत दर्ज करवाई। इस सिलसिले में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन का जो तरीक़ाकार इख्तियार किया वो जिनसी जराइम से मुतल्लिक हमारी पुलिस में जो बैठे अफराद हैं उनकी ज़हनियत की इक्कासी करता है। मुतासरा बच्ची को रात गए थाने बुलाया गया और इससे वाहियात तरीके से सवाल जवाब किए गए। बज़ाहिर ये तफ्तीश का मरहला था, लेकिन असल में ये अजियत और तकलीफ़ का सफ़र था। इस पर वो बच्ची फट पड़ी। एक तो वो जुल्म और अजियत का शिकार रही और उल्टा उसकी दाद रसी करने के बजाय उसको ही कठहरे में लाकर खड़ा कर दिया गया। क्या ऐसे जिनसी जराइम का तदारुक मुमकिन हो पाएगा? हमारे साथ मजलूम बच्ची की वालदा जो है वो मौजूद हैं, उनसे इस तमाम सूरत हाल पर जो है वो बात करेंगे। हमारा मकसद यह हम बताना चाहते हैं कि सारी पुलिस को मुर्द इल्ज़ाम जो है वो ठहराना हरगिज़ नहीं है, लेकिन पुलिस में मौजूद ऐसी ज़हनियत पर सवाल ज़रूर उठाना बनता है जो कि मजलूम के ज़ख्मों पर नमक पाशी करते हैं और इन वाक़यात की हसासियत को नहीं समझते। हालांकि इन केसेस को डील करने के SOPs जो है वो बाकायदा मौजूद हैं। प्रोग्राम के फर्स्ट सेगमेंट में इस पर बात करेंगे हम। जैसे कि मैंने कहा, मुतासरा बच्ची की जो वालदा हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ आलिया बरनी साहिबा मौजूद हैं, आप समाजी कारकुन हैं, एतजाज़ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप लॉयर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। पहले मैं वालदा साहिबा की तरफ चलती हूँ और हम डिलिबरेटली जो है वो बच्ची की जो आइडेंटिटी है उसको रिवील नहीं करना चाहते, नाम भी नहीं उसका उस तरह हम दिखाना चाहते हैं। मैं उनकी वालदा की तरफ चलती हूँ। मुझे ये बताइए कि जिस दिन ये वाक़या पेश आया, आप उस दिन जो है वो रात को 15 की रात को ये वाक़या पेश आया। रात को ग़ालिबन आपसे जो मेरी बात हुई आपने मुझे बताया कि 12 बजे आपको थाने में जो है वो बुलाया गया और उसके बाद आपसे बहुत ही बेहुदा और नाजेबा किस्म के जो है वो सवालात किए गए। तो मुझे ये बताइए, उस दिन क्या FIR फिर रजिस्टर नहीं हुई और फिर अगले दिन जाके हुई, अगर ये बताना चाहें। जी, FIR तो हो चुकी थी ना, FIR हो गई थी। अच्छा, FIR हो गई थी उसी रात को 12 बजे जब आप गए तो FIR नहीं। आपका जो ये वाक़या पेश आया, आपको पुलिस थाने में किस दिन बुलाया गया? 17 तारीख को मैं गई थी। मुझे CPO साहब ने भेजा था 17 तारीख को कि जाएं और FIR हो जाएगी और फौरन उस पर गिरफ्तारी हो जाएगी उनकी। नहीं, लेकिन मैं तो 17 से उन्होंने गिरफ्तारी की है 23 तारीख को। अच्छा, अब मुझे एक तो ये 17 से उन्होंने 23 तारीख को गिरफ्तारी की। वाक़या किस दिन पेश आया? वाक़या हफ्ते के दिन का है। तारीख क्या 15 तारीख थी? 14 आ रही है। 14 आ रही है, ठीक है। तो 14 का वाक़या पेश आया और रात को आपको थाने में किस वक्त बुलाया गया? वो कौन सा दिन था? वो जिस दिन ये कह रहे थे कि हम गिरफ्तारी करेंगे ये वो, तो उसके बाद मुझे कहते हैं आप आए, आपसे थोड़ी सी तफ्तीश करेंगे, उसके बाद जो सा है कि भाई हम आगे की प्रोसीजर करेंगे। तो रात को आपको थाने में जिस दिन बुलाया गया वो 17 की रात थी जिस दिन आपको थाने में बुलाया गया?
नहीं वो हमें वाकया जो हुआ था तो 2 दिन बच्ची को वहीं रखा गया था, पुलिस थाने में रखा गया अच्छा। था। पीर के दिन बच्ची को मेरे हवाले किया है। ठीक है नहीं, मदरसे में ही थी जी 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 ठीक है, उन्होंने अपने हिरासत में रखा हुआ था। ठीक है जी। तो फिर जो है 16 को मुझे कॉल आई है कि बच्ची को आकर ले जाओ, उसकी तबीयत ख़राब है। ठीक, तो 16 को मैं लेके आई, मैं 17 को पेश हुई हूँ CPO के ऑफिस। ठीक है, 17 को आप CPO के दफ्तर पेश हुई तो उन्होंने फौरन जी उसके बाद हम मेडिकल के लिए गए। उन्होंने हमें फ़ौरन पर्चा किया कि भाई आप जाएं और फौरी गिरफ्तारी इसकी कराएं कि आप जाएं, बस टाइम ज़ाया ना करें। हम फ़ौरन गए थाने पहुंचे तो उन्होंने कहा मेडिकल के लिए लेके जाना पड़ेगा आपको। तो मेडिकल के लिए जब हम हॉस्पिटल गए तो हॉस्पिटल वालों ने ये कहा कि भाई आपने आना है जज की इजाज़त के साथ, क्योंकि 2 दिन ये 24 घंटे गुजर जाएं तो जज के साइन से ही सब कुछ होगा। फिर ठीक है चेकअप वगैरह। फिर हमने दूसरे दिन हमें थाने से लेके गए हैं कि दूसरे दिन बुलाया थाने में, और फिर हमें मेडिकल की इजाज़त के लिए कोर्ट लेके गए। कोर्ट से इजाज़त लाई, इजाज़त ला के फिर हमें हॉस्पिटल में इन्होंने जो है ना मेडिकल करवाया। मेडिकल करवाया तो उन डॉक्टर वगैरह ने तो बता दिया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि भाई आपने सीनियर डॉक्टर से भी चेकअप करवाना है, गायनी से कल आना है। तो मुझे उस तफ्तीशी ने कहा दूसरे दिन नहीं लेके गए, फिर उसके 1 दिन बाद लेके गए। तो डॉक्टर ने मुझे दूसरे दिन गायनी वालों ने कहा कि आप कल क्यों नहीं आई। तो मैंने कहा पुलिस वालों ने कहा था जी आपने 18 को अगले दिन आना है। ठीक है। तो फिर जो है उन्होंने कहा ठीक है चलें आपके हम चेकअप करते हैं। तो फिर उन्होंने सब कुछ किया। सही। अच्छा मुझे ये बताइए दोबारा जो ये मसला सारा आ रहा है, जाहिर है एक तो आपके साथ ज्यादती हुई, उसके बाद जो ये बात की जा रही है कि आपसे बहुत बेहुदा किस्म के जो हैं वो सवालात जो हैं वो किए जा रहे थे। कुछ मैं ऑब्वियसली हम नहीं आपसे ना जेब नहीं देता कि हम आपसे पूछें, लेकिन आपकी निजी ज़िंदगी के बारे में जो सवाल हो रहे थे वो अगर बताना चाहे, पुलिस किस किस्म के सवालात आपसे कर रही थी आपकी निजी ज़िंदगी के बारे में? बच्ची एक अलग कमरे में थी, आप दूसरे कमरे में थी, और आपसे क्या सवाल हो रहे थे? ये कह रहे थे, मुझसे ये सवालात हो रहे थे कि आपकी शादी हुई है तो आपके मियाँ किस किस्म के हैं, क्या करते हैं, तो बच्चे आपके कितने, उनकी उम्रें कितनी है, अच्छा आपके घर में कौन, मतलब कितनी फैमिली है, मोबाइल किस किस के पास हैं, और आपके जो सा आना जाना गांव कब होता है, आपके घर कौन कौन आता है, कौन कौन जाता है। और आपकी गालिबन जो पहली शादी है उस बारे में भी पूछा गया, आपसे पूछा गया कि आपकी कितनी शादी हुई, ये भी आपसे पूछा गया? जी बिल्कुल। अच्छा ठीक है, आप हमारे साथ ही रहिए। पूछा गया कि आपकी जो पहली शादी हुई है, दूसरी, ठीक है, पहली शादी हुई है या दूसरी शादी हुई है? अच्छा मैं ज़रा एतजाज़ साहब की तरफ चलती हूँ। एतजाज़ साहब, एक तो ये कि जिस तरह ये सारा केस चल रहा है, एक बच्ची तो दूसरे कमरे में थी, जो उन्होंने हमें बताया, बच्ची दूसरे कमरे में थी और उससे भी अजीब अजीब किस्म के सवाल हो रहे थे। ज़ाहिर है एक माँ को इस वक्त, ना माँ का दिल है कि उस तरह ऑन एयर बताए, लेकिन थोड़ा सा हम ज़रा जो है वो बताते हैं कि जो पुलिस वाली ख़वातीन, जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, गो के ख़वातीन हैं, वो सवाल इस तरह की पूछ रही थी, अच्छा जी बुरा काम क्या होता है, बुरा काम कैसे होता है, मतलब एक अजियत देने से ये मुतरादिफ है और जान के वो अंडर प्रेशर लाना चाह रहे थे। फिर जो ये बता रही हैं जिस तरह के सीनियर डॉक्टर से मायने के लिए अगले दिन आना था, उन्होंने 1 दिन और डिले कर दिया। क्या इस सारी सिचुएशन को देखते हुए आपको लग रहा है कि पुलिस ने अपना किरदार अदा किया इन टैम्परिंग विद एविडेंस या इस केस को वीक करने में? क्या कहेंगे इस पे? जी मैडम, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैडम, बज़ाहिरी तौर पे जो इनकी मोहतरमा की बात सुन के लग रहा है वो तो ऐसे ही है कि पुलिस ने अपनी ड्यूटीज सही तरह परफॉर्म नहीं की। हम जहाँ तक ये बात है कि वो किस तरह के सवाल पूछते हैं और उनका माहौल किस तरह का है और वो किस तरह की बातें करते हैं, तो मैडम इस चीज़ में तो हम सबको आज पता है इस मुल्क में कि हमारी पुलिस अनफॉर्चुनेटली उस तरह वेल ट्रेंड नहीं है केसेस को हैंडल करने में और विक्टिम्स को उनकी मदद करने में। इससे पहले कि हम थोड़ा सा मेरिट को भी डिस्कस करें और केस लॉ को भी और कानून को भी ऊपर थोड़ी सी हम रोशनी डालने की कोशिश करेंगे, हम सबको जी मालूम है कि हमारी पुलिस जो है वो उस तरह वेल ट्रेंड नहीं है
लोगों को फैसिलिटेट करने में और उनकी मदद करने में। और इस तरह के जो हसास केसेस हैं, रेप के जो केसेस होते हैं, जिस तरह आपने भी कहा कि जो विक्टिम है या जो उनके जो लवाहिकीन हैं वो ऑब्वियसली उस तरह के स्टेट ऑफ माइंड में है जहाँ से उनको आप सिर्फ ये एक्सपेक्ट करते हैं, आप उम्मीद करते हैं कि पुलिस या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज उनकी हेल्प करेंगी। बट जो बात अभी सुन के लगा है वो यही है कि पुलिस ने अपनी ड्यूटी उस तरह नहीं परफॉर्म की जिस तरह कानून में लिखी गई है। अगर कोई बंदा रिपोर्ट कर रहा है अपनी किसी भी अपने इशू को वो रिपोर्ट करता है थाने के अंदर, पुलिस के अंदर, तो वो लॉ मैंडेट करता है कि वो FIR उसी वक्त दर्ज की जाए, उसमें डिले ना आए, क्योंकि जितना डिले आएगा उतना ही केस वीक होगा, जितना केस वीक होगा मुजरिम को पकड़ना मुश्किल हो जाता है। स्पेसिफिकली मैं एक बात ऐड कर दूंगा, स्पेसिफिकली रेप के केसेस में, बिकॉज हमारे मुल्क में DNA टेस्टिंग क्योंकि मैंडेटरी नहीं है, लाजिम नहीं है कि ये टेस्ट करवाया जाए, और ये अभी हमारी जूरिस्प्रूडेंस डेवलप हो रही है जिसके अंदर कोर्ट्स अपने ओपिनियंस के अंदर ये कहते हैं कि कुछ ऐसे केसेस जिसके अंदर DNA टेस्टिंग मैंडेटरी होनी चाहिए। अब जैसे ये केस अगर हम इसकी एग्जांपल में जो वकुआ है वो 14 या 15 तारीख का है, वो FIR लॉन्च हो रही है 17 तारीख को, फिर वो डिले आ रहा है टेस्ट करवाने में, तो ये ऑब्वियसली ये सारी चीजें एड अप करती हैं इस केस को वीक करने के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। अली साहब की तरफ चलती हूँ। अली साहब, आप इस तरह के केसेस जो हैं, आप इस तरह की ख़वातीन को जो है तहफ़्फ़ुज़ भी जो है वो प्रोवाइड करती हैं, उनकी काउंसलिंग भी करती हैं। अब जो ये आप देख रही हैं पुलिस का रवैया, तो हम आए दिन देखते हैं कि इसी तरह का जो होता है। और जो मुझे ज़्यादा अफसोस हो रहा है, जो बच्ची से तफ्तीश कर रही थी वो खातून थी जो तफ्तीश कर रही थी, और वो भी इस तरह के सवालात जो हैं वो पूछ रही थी। अब जो निजी ज़िंदगी पे, वालदा की निजी ज़िंदगी पर जाके ये सवालात पूछने कि तुम, अच्छा आपकी शादी पहले हुई थी, फिर क्या हुआ, फिर बच्चे कितने हैं, पहली शादी का क्या हुआ, इररेलेवेंट सवाल, ये क्या सिर्फ एक इमेज बिल्ड करना है कि क्योंकि हमारे माशरे में दूसरी शादी या तलाक या दूसरी शादी जो भी है, जो भी उनके उसकी मोरक़ात हों, वो समझा जाता है कि बहुत मायूब बात है। तो ये पूरा एक कैरेक्टर बिल्डिंग, कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए किया गया है। बात यह है कि जो उनका अपना मकसद होगा पुलिस वालों का, अल्लाह ताला जब किसी को पावर देता है तो ये क्यों नहीं समझते कि इस पावर के बाद उसका इम्तिहान बढ़ जाता है। पुलिस वो होती है जो सबसे पहले FIR भी वही काटती है, सारे शवाहिद भी वही जमा करती है, केस को स्ट्रॉन्ग या वीक भी वही करती है। और ये जो इस किस्म के केसेस होते हैं, इसमें तो आपने जिस चीज को डिले किया, जना के केसेस में तो आप जो डिले करते हैं आपका मेडिकल भी खराब होना शुरू हो जाता है, आपकी बहुत सारी चीजें, आपका केस वीक से वीक होता जाता है। तो आपको पता है हमारी पुलिस, अभी जैसे बात हो रही थी ना कि ये बहुत ट्रेंड नहीं है, नहीं, ये अपने पैसे और वो जो पैसे का कल्चर और जो पावर का कल्चर है, मैं समझती हूँ इसमें बहुत ट्रेंड है ये लोग। क्योंकि मैं उन पुलिस वालों को भी जानती हूँ जो अच्छे इंसान हैं, अच्छे पुलिस ऑफिसर हैं, तो वो ऐसे ऐसे केस हल कर देते हैं कि अकल दंग रह जाती है। लेकिन ये सारी बात इनकी नीयत पर होती है। अगर इनके पास नीयत होती है तो मैं समझती हूँ पाकिस्तानी पुलिस, वो कहते तो मजाक में कि और दुनिया जो है वो तो वाकया रूनुमा होने के बाद पुलिस पहुंचती है, हमारी पुलिस पहले से वहां मौजूद होती है, उसमें इतनी सारी चीजें होती हैं। तो ये सिर्फ एक मजाक नहीं है, जरा मजाक नहीं है। हमारी पुलिस बहुत समझदार है, बहुत एफिशिएंट है, लेकिन वो सब कुछ डेलिबरेटली कर रही होती है। ये उसकी ये टैक्टिक्स होती हैं, और उन्हीं की वजह से कोर्ट में जब केसेस जाते हैं तो जज ने एविडेंस देख के फैसला करना होता है। तो मैं समझती हूँ कि जना के केसेस में जो बहुत सारे केसेस खराब होते हैं, वो जो शवाहिद नहीं इकट्ठे होते, वो जो गवाह नहीं मिलते, और वो जो एक प्रेशर बिल्ड कर दिया जाता है उन लोगों पर जो विक्टिम के घर वाले हों या खुद विक्टिम हो, जिसकी वजह से फिर वो पीछे भी हट जाते हैं। हमने कई दफा देखा है कि ऐसे केसेस में घर वाले ही पीछे हटते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हम इस केस को जीत नहीं सकेंगे, ये हमारी इतनी ये बेइज्जतियां हो रही हैं। और फिर जिस तरह के कभी पैसे को बीच में डालते हैं, कभी पावर को बीच में डालते हैं, कभी हरासा करते हैं, तो ये केसेस अपने मंतकी अंजाम को पहुंच नहीं पाते। हार्डली कोई केस हमें मिलता है कि जिसको देख के ये तसल्ली हो कि इज्जत और जिंदगी में, मुझे हमेशा लगता है कि जिंदगी से ज्यादा कीमती चीज इज्जत है। लेकिन मैं यहाँ पर ऐसा देखती हूँ कि हमारे यहाँ औरतों की और बच्चियों की इज्जत को जितना आसान समझा जा रहा है, ये खुदा के अजाब को भी दावत देने के मुतरादिफ है, जिसमें कहते हो अल्लाह ताला रहम करे हम पे। लेकिन अगर हम लोग रहम चाहते हैं तो मैं समझती हूँ कि दिस इज द हाई टाइम, हमें अपने सारी चीजों को देखना होगा, हर हवाले से अपने आप को बेहतर करना होगा। ठीक है। एक बच्ची की इज्जत आसमान हिला देती है, अर्श हिला देती है। ये पता नहीं इतना लाइट इसको कैसे ले रहे हैं। लाइट्स जी, तो ये मेरा ख्याल है ये आए दिन की एक कदी स्टोरी तो रोज ही आजकल निकलती है, और उसमें यही नजर आता है
कि कहीं ना कहीं जो एक बहुत स्लैक एटीट्यूड है, चाहे पुलिस का हो या फिर टू एन एक्सटेंट जो आप बात कर रही हैं, घर वालों की आप बात कर रही हैं, ये बहुत एक प्रेशर जो है वो डेवलप हो जाता है। और ये मैं वालदा साहिबा से भी इनकी पूछूंगी, यकीनन आप पर भी जो है वो प्रेशर डाला जा रहा होगा। आपने पहले भी कहा आपके घर के अब तो सिक्योरिटी पुलिस ने आपको प्रोवाइड की है, आपका ताक़ुब भी किया जा रहा था, आपको धमकियां भी दी जा रही थी। अब आप कैसे इसको लेके चलना चाहती हैं केस को, क्योंकि एक तरफ आपको थ्रेट किया जा रहा है, आपको पुलिस ने जो है वो केस खराब करने में कोई इसमें कसर नहीं छोड़ी, दूसरी तरफ वो बेल पे जो है वो रिहा हो गया है। तो आप किस तरह आगे इसको लेके चल रही हैं? क्या आपके पास कोई प्रॉपर लॉयर है, कोई वकील है जो आपको इसमें मामलत आपकी कर रहा है? जी मैडम, हमारे पास तो एक ही वकील है और जो कि अभी फ़िलहाल 2 बार हम बच्ची पेश कर चुके हैं कोर्ट में, लेकिन उन्होंने इसका बयान नहीं लिया। तो वकील साहब कह रहे हैं कि जब हमारी ज़रूरत आगे पड़ेगी तो अब कल 30 तारीख है, 30 तारीख को वो कह रहे हैं कि इसकी बेल रिजेक्ट भी हो सकती है और या फिर और भी शायद सामने आ सकते हैं। लेकिन आप देखें कि भाई इंशाल्लाह हम जो सा है अपनी पूरी कारकर्दगी आपको दिखाएंगे। तो फिलहाल तो हम उन्हीं के आसरे पे बैठे हुए हैं, इंशाल्लाह लग रहा है कि इंसाफ जो है वो होता नजर आए मुझे। लेकिन ये बताइए कि क्योंकि इसका जो है वो मेडिकल हो गया था, मेडिकल का जो रिजल्ट आया है उसमें ये जो रेप है वो इस्टेब्लिश हुआ है कि रेप हुआ है, उसमें मेडिकल रिपोर्ट क्या कह रही है? जी हुआ है। अच्छा, उसमें ये लिखा गया है कि ये इस्टेब्लिश, जी बिल्कुल डॉक्टर साहब कह रहे हैं। जी अच्छा, सही। जी डॉक्टर ने मुझे वाज़ेह तौर पे बता दिया था, साथ में जो थे उनको भी बताया गया है। उनको भी बताया गया। अच्छा एतजाज़, अब क्योंकि अगेन लीगली स्पीकिंग जिस तरह ये बात कर रही है कि एक चीज़ है कि हाँ जी रेप हुआ है, दूसरा चीज़ है इस्टेब्लिश करना कि डीएनए मैच कर रहा है विद रेपिस्ट या नहीं कर रहा। जिस तरह ये डिले हुई हैं और जिस तरह सारी चीज़ें चल रही हैं, आपको इसके क्या इम्कानात क्या लगते हैं? क्योंकि पहले भी वो बेल पे जो है वो रिहा हो गया बेस्ड ऑन कि इस वक्त कि कोर्ट को लगा होगा कि मतलब दिस फेयर एविडेंस, या कोर्ट को उस तरह लगा होगा कि बेल दे देनी चाहिए, केस उस तरह स्ट्रांग नहीं होगा। जी मैडम, देखिए इस तरह के केसेस में अमूमन आई विटनेसेस क्योंकि नहीं होते, एविडेंस उस तरह के स्ट्रांग नहीं होते, बिकॉज हम स्पेसिफिकली रिलाई किया जा रहा होता है मेडिकल लीगल रिपोर्ट के ऊपर और मेडिकल फाइंडिंग्स के ऊपर, क्योंकि रिलाई किया जा रहा होता है। तो वो ऑब्वियसली कोर्ट भी चाहेगा कि वो पहले एक दफा रिपोर्ट को देखे, रिकॉर्ड को पेरूज करे, उसको देखे और फिर कोई अपनी फाइंडिंग्स दे। जहां तक अभी जो बात की गई उसके अंदर मेरी अंडरस्टैंडिंग इसकी अभी तक ये है कि अगर तो ये एस्टैब्लिश हो गया है कि रेप हुआ है एंड बज़ाहिरी तौर पे एक हमारे पास शख्स भी मौजूद है जिसको हम अक्यूज कर रहे हैं, वो बच्ची अक्यूज कर रही है कि जी इसने मेरा रेप किया है, तो ऑब्वियसली बिकॉज इट्स अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट है, बट क्योंकि अब इसके पैरामीटर्स पूरे करने पड़ेंगे, एक इसका प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा। अगर तो अनफॉर्चुनेटली एक ऑफेंस कमिट हो गया है, एक रेप कमिट हुआ है, तो किसी ने तो किया, और जिसको अक्यूज किया जा रहा है उसकी डीएनए टेस्ट का मैच भी किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। जहां तक रही बात कि केस कितना वीक है और कितना नहीं है, इसके ऊपर जी क्योंकि साइंस दो मेरा वो सब्जेक्ट नहीं है, बट साइंस कहीं ना कहीं ये भी कहती है कि जी डीएनए टेस्टिंग का टाइम 24 आवर्स से लेके 72 आवर्स के बीच में, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस साइंस को कहते हैं कि जी अगर आप 3 वीक्स के अंदर या 2 वीक्स के अंदर भी ये टेस्ट करवाएं तो आपको रिजल्ट्स ठीक मिल जाते हैं। तो अगर ये रिपोर्ट ठीक आई है तो मेरे ख्याल से पहली बात ये कि जो उनको बेल मिली है वो कैंसिल हो जाएगी, और अगर ये रिपोर्ट फिर भी ठीक है और उनकी डीएनए टेस्टिंग मैच किया जाए, डीएनए मैच किया जाएगा, तो और अगर ये एक्यूज हैं तो इनका नाम जरूर आएगा सामने और इनकी गिरफ्त जरूर होगी, कोर्ट इनके खिलाफ जरूर फैसला करेगा। बात सिर्फ ये है कि अभी तो सिर्फ ये डिटरमिन करना कि रिपोर्ट के अंदर एक्चुअली है क्या। अनफॉर्चुनेटली ना आपने देखी है ना मैंने देखी अभी तक, वो रिपोर्ट पढ़ के बेहतर पता चल पाएगा कि इसके अंदर इवेंचुअली फाइंडिंग्स किस तरफ जाएंगी, इसके अंदर जो सजाएं हैं वो किस नौयत की होंगी। क्योंकि जो मेरी थोड़ी सी समझ में और बात आती है वो ये है कि पुलिस ने कहीं इस तरह का भी कोर्ट के अंदर कहा है कि हम शायद दफाएं भी बढ़ा देंगे, हम देखेंगे कि इसके अंदर उस रिपोर्ट के बाद क्या ऐसी चीजें निकलती हैं जिसके बाद कोर्ट के लिए आसानी होगी अपना फैसला देने के लिए। तो एक दफा वो रिपोर्ट सामने आएगी तो मैच करना आसान होगा। आली साहबा से फाइनल रिमार्क्स जो हम लेना चाहूँगी। आली साहबा, जो बिकॉज अनफॉर्चुनेटली
जैसे मैंने इब्तिदाई में भी कहा, मुझे ये लगता है केसेस हमेशा से होते आ रहे थे, लेकिन क्योंकि मीडिया और लोग अब सामने आने लगे हैं तो रिपोर्ट ज़्यादा होने लगे हैं। वो लोग जो इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं, आई एम श्योर इस वक्त भी जो लोग देख रहे हैं उनमें कई लोग होंगे जो इस प्रोसेस से गुजर चुके होंगे या खुदा न खास्ता गुजर सकते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगी कि किस तरह क्या चीज़ किस तरह जो है वो लेके चलना चाहिए? क्या उनको प्रोसेस के हवाले से आप अगर गाइड करें? देखिए, मुझे तो इस वक्त लगता है जो भी हालात देख रही हूँ कि मैं अपनी बच्चियों से कहूंगी, या बच्चे हैं या जो भी, अपनी मदद आपके तहत चलिए। मैंने हुकूमत के भी मैं बयानात देख रही होती हूँ, मैं केसेस भी देख रही होती हूँ और मुझे बहुत दुख होता है मेजॉरिटी केसेस में सजा नहीं मिलती, सजा तक नहीं पहुंचते, बल्कि वो बच जाते हैं, बेल भी हो जाती है, माफी भी हो जाती है, माफीनामा कर दिया जाता है। तो अपनी मदद आपके तहत जो केसेस आप कह रही हैं कि रिपोर्ट हो रहे हैं, इसमें हर तीन में से एक बच्चे के साथ ये सारे मसले मसाइल चल रहे हैं। तो आप जरा देखिएगा कि हालात किधर हैं। और ये जो केसेस हो रहे हैं, फिर एक बात मैं, चलिए अगर एक मौका मिला है मैं कह दूं, जो बिल्कुल घर के करीबी लोग हैं, जो रिपोर्ट भी नहीं हो रहे होते, वो रिपोर्ट इसलिए नहीं होते कि अगर अपने ही किसी ऐसे करीबी रिश्ते के लिए आप रिपोर्ट करेंगे तो घर के अंदर तनाजा फैल जाएगा और वो आपस में फूट पड़ जाएगी। तो अगर एक तरफ कोई बच्ची तबाही के दहाने पे पहुंचती है तो उसी रिपोर्ट नहीं करवाना। तो अब मैं बच्चियों के लिए ये कहूंगी कि मोहतात रहिए, अपने हर रिश्ते से आप मोहतात रहिए, अपनी मदद आपके तहत चलिए। बच्चियां इस वक्त ना घर के अंदर महफूज हैं ना घर के बाहर महफूज हैं। इस किस्म का कल्चर पैदा हो गया, पता नहीं कैसी जहन हमारे किस कदर परागंदा हो गए कि किसी चीज का हम लिहाज नहीं कर रहे। और अल्लाह ताला उन लोगों को आगे लाए जो अच्छे हैं, क्योंकि माशरे में बहुत सारे लोग अच्छे भी हैं, बिल्कुल अपना रोल अभी सब प्ले कर रहे हैं। और खुदारा ये जो गंदे मर्द पैदा हुए, इनके सामने हमारे ही माशरे के अच्छे मर्द आए और उनका कला कमा करें, ताकि एक जो कॉन्सेप्ट पड़ा है ऑल मेन एग्जैक्टली से निकल जाए। बिल्कुल कोई सूरत हाल नहीं है, ना सब मर्द बुरे हैं ना सब औरतें बुरे हैं। अली साहब कथा कलाम की माफी में जरा एहतजाज से लीगल रेमेडीज की जब बात करते हैं कि इस तरह की अगर किसी के साथ सिचुएशन पेश आ जाती है तो एहतजाज अगर आप लीगली बता दें कि क्या उनको पहले करना चाहिए, फौरन जाके जो है वो FIR अगर नहीं दर्ज हो रही, मेडिकल नहीं हो रहा, किस तरह वो क्या स्टेप्स हैं जो लेने चाहिए? मैडम इसके अंदर दो देखें, जब हम रेप की बात करते हैं या सेक्सुअल हरासमेंट की बात करते हैं, क्योंकि हमारी गुफ्तगू का वाबिया थोड़ा बढ़ गया है, अगर हम किसी भी इन दोनों चीज़ों की बात करें तो हमारे पास दो फोरम से हम ऑब्वियसली एक तो FIR पुलिस के पास हम FIR कटवा सकते हैं। अगर पुलिस हमारी FIR नहीं काट रही तो हम कोर्ट को रुजू कर सकते हैं, जिसका हम आधा हमारी जुबान में उसको 22A 22B कहते हैं कि जी आप ये FIR कटवा दे। कोर्ट को हम रिक्वेस्ट करते हैं, अगर वो नहीं होता तो हम इस्तिगासा फाइल कर सकते हैं। अगर हमें किसी और फोरम के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर या टेलीफोन के थ्रू अगर हमारी मतलब किसी की हरासमेंट हुई है तो हम SIA से रुजू कर सकते हैं, हम उनको कंप्लेंट दे सकते हैं। तो फोरम्स मौजूद हैं। और मैं मैडम की बात में थोड़ी सी एडिशन करता चलूँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि क्योंकि हमारे इन केसेस में फैसले बहुत कम होते हैं, मान लिया, बट एक जो हकीकत है वो ये भी है कि सेटलमेंट भी हम नहीं करते हैं। जो मुद्दाई हैं ये फॉर प्रेशर, फॉर मनी, फॉर व्हाटएवर रीजन हम कहीं ना कहीं जाके सेटल कर लेते हैं। और अगर कोई केस बन भी रहा हो और वो सेटलमेंट की तरफ चला जाए और कोई एक्सेप्ट कर ले तो इसके अंदर तो बहुत मुश्किल है, फिर हम किसी और को क्या किसी की तरफ कैसे उंगली उठाए जब कसूर हमारे पे आ जाता है। तो कहने का मतलब ये कि इस दी सोसाइटी हम सबको एक साथ इसके अंदर चलना है। जो ऑब्वियसली जो विक्टिम है उसको हमने सपोर्ट करना है, उसको हमने सारी जो फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड करनी है एज अ सोसाइटी। वो वकील भी हैं, वो जजेस भी हैं, वो पुलिस भी है, वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं। बट इस चीज का भी हमने ख्याल रखना है, बिकॉज स्टडी ये भी कहती है कि हम सेटल भी करते हैं, मुद्दई सेटल कर जाते हैं इन केसेस को। ये बिल्कुल आपने वैलिड पॉइंट उठाया है। बहुत सारे इसमें हम केसेस में रेप केसेस हों या कत्ल के केस हों, हम देखते हैं खून बहा हो जाता है, सेटलमेंट हो जाती है। और यही रीज़न है कि क्योंकि लोग कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचते तो वो जो एक डिटरेंस का एलिमेंट है वो सोसाइटी में नहीं क्रिएट होता। एतजाज साहब आपका बहुत शुक्रिया, आलिया साहब आपका बहुत शुक्रिया, और बहन आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए जो है वक्त निकाला। हम आपके साथ हैं, कल जो भी डेवलपमेंट्स होती हैं आप हमें ज़रूर बताइए, और जहाँ जहाँ आपको हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम जिस कैपेसिटी में आपकी मदद कर सकेंगे हम आपके लिए आवाज़ उठाने के लिए तैयार हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में, और उसके बाद हमारे साथ तवैस तौहीद साहब मौजूद होंगे। कराची में आज जैसे हमने बताया PDM का जलसा चल रहा था, आपने देखा, उस पर बात होगी कि क्या PDM में
कुछ बाकी है या फिर ये सिर्फ इलेक्शन कैंपेनिंग 2023 का जो इलेक्शन है उसकी कैंपेनिंग अब शुरू हो गई है? दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. पीडीएम पुराने नारों के साथ एक जलसे में फिर जो है वो कराची में इस वक्त मैदान जो है वो हमें सजा हुआ नजर आया और गुज़िश्ता 3 साल से हुकूमत मुखालिफ हर मार्के में पीडीएम के बदलते बयानात और पोजीशंस जो हैं वो सबके सामने हैं. अब जो इस वक्त सवाल हो रहा है वो ये है कि वही नारे, वही वादे, वही बातें लेकर जो पीडीएम सामने आ रही है, क्या इनमें कोई जो वज़न है वो नज़र आ रहा है या फिर सिर्फ यही लग रहा है कि ये 2023 के इलेक्शंस की जो है वो तैयारी हो रही है? अवैस तौहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कराची से मौजूद हैं. कराची की सियासत को बिलखसूस जो इस वक्त सारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत है और ओवरऑल इस वक्त जो सियासी मंजरनामा है उसको बहुत अच्छी तरह समझते हैं. अवैस साहब, क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं? ये आपको लग रहा है कि इस वक्त पीडीएम में कोई इस वक्त वज़न बाकी है? विदाउट पीपल्स पार्टी कोई वज़न पीडीएम में बाकी है और वही बातें, वही सारी चीज़ें, मतलब क्या ये 2023 की तैयारी है? क्या है, आपको क्या लग रहा है? जी बिल्कुल 2023 की तैयारी है. अपोजिशन जमातों को ये अच्छी तरह पता है कि वो नाकाम रही है एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान साहब की हुकूमत में दरार डालने को, और अफगानिस्तान में जो बहरान खड़ा हुआ है, यह जो हमें नजर आ रहा है एक तूफान सामने, उसके मद्देनजर देखते हुए ये सबको पता है कि इमरान खान साहब की हुकूमत जो है पहले से ज्यादा मजबूत नजर आ रही है और इसी वजह से जो सफबंदियां हैं 2023 की हो रही है. लेकिन इस कैंप के अंदर, पीडीएम के अंदर सिवाय रेलेवेंस के और कुछ नजर नहीं आ रहा. देखिए इसके अंदर जो आप वजन की बात कर रही थी, तो भारी भरकम जो शख्सियत इस वक्त उभर रहे हैं और पीडीएम के प्लेटफॉर्म को अच्छी तरह इस्तेमाल करेंगे, वो अब होंगे मौलाना फजल रहमान साहब. और वो बिलखुसूस अफगानिस्तान की सूरत हाल आज आप देखेंगे इस क्राउड के अंदर मदारिस के लोग ज्यादा हैं, झंडे भी JUI के हैं. और मैं समझता हूँ कि जिस तरह खवातीन को शिरकत ना करने की जो बात हुई थी, जिसपे PMLN काफी बैकफुट पे चली गई थी, वो भी आप देखेंगे कि JUI का आप जो नैरेटिव है वो सख्त से सख्त होता रहेगा और प्रो तालिबान होगा, क्योंकि इनके मदारिस से ही तालिबान के जो लीडरशिप है वो पढ़ी हुई है, तालीम याफ्ता है. और मौलाना समीउल्लाह साहब की रहलत के बाद, इंतकाल के बाद, मौलाना फजल रहमान साहब आप ये समझते हैं कि एक अच्छा मौका मिला है कि न सिर्फ वो एस्टैब्लिशमेंट से बल्कि अफगान तालिबान के साथ एक कार्ड के तौर पे इस्तेमाल करेंगे और आने वाले सियासत भी इसी के गिर्द उनकी महवर जो होगा वो यही होगा. और मैं समझता हूँ कि अब उल्टा एस्टैब्लिशमेंट के बहुत सारे जो इशारे होंगे या उंगलियों के इशारे होंगे वो मौलाना साहब की तरफ होंगे. दूसरी तरफ नून लीग का जो आपने देखा, इसमें क़यादत का फुकदान नजर आ रहा है, बयानिए का फर्क नजर आ रहा है. और इस वक्त शहबाज शरीफ साहब की एक ही कोशिश है कि वो किसी तरीके से वर्किंग रिलेशनशिप बना लें और स्मूथ कर लें जो रोड़े अटकाए हुए हैं नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा के एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिए से. जरदारी साहब, मैं समझता हूँ मारिया कि वो ये भाप गए हैं बात और वो ये समझ रहे हैं कि इस वक्त जो फ्रिक्शन है नून लीग की एस्टैब्लिशमेंट से या नून लीग की इमरान खान साहब की हुकूमत से जो स्पेस मिलेगी, उस स्पेस को ग्रैब करके आगे वो कुछ लो और कुछ दो की पॉलिटिक्स पे दैट सीम्स लाइक, इसीलिए लगता है कि जो ये पीडीएम में एक वो रिप्रोचमा ना हो सका, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वापस ना आ सकी, वो यही वजह है कि वो इस प्लेटफॉर्म से अब अपने आप को एसोसिएट नहीं करना चाहते और वो अपनी स्पेस कंसीड नहीं करना चाहते कि किसी भी तरीके से शहबाज शरीफ साहब को वो स्पेस जो है वो कंसीड की जाए, जिस पे आप कह रहे हैं कि लो और दो की सियासत चलेगी. माजी में भी हमने देखा कि उनको फैसिलिटेट ही, वो फायदा ही उनको हुआ है पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, या माजी में जो उनका माजी करीब जो रहा है सेनेट के इलेक्शंस वगैरह वगैरह पिछले भी जो देख लें, तो वो लो दो ले दे की सियासत जो है वो कुछ अपनी जो है उसकी वजह से इस प्लेटफॉर्म पे नहीं नजर आ रहे. देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक तो गुजरावाला के अंदर जो नवाज शरीफ साहब ने एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया शुरू किया था पहले ही जलसे के अंदर, उसके बाद मीनारे पाकिस्तान के अंदर जो मायूस कुन एक परफॉर्मेंस थी PMLN के जलसे की,
اس کے بعد ایک اندازہ لگا لیا تھا کہ زرداری صاحب نے کہ یہ خطرناک راستہ ہے اور یہ ٹکراؤ کا راستہ ہے، اور نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کی آگے پارلیمانی سیاست کے اندر جو ہے بہت زیادہ ہرڈلز ہیں، اسی وجہ سے انہوں نے اپنا راستہ جدا کیا تھا، اور اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ کر کے وہ آگے چلیں اور جنوبی پنجاب میں جو اسپیس ملے وہ حاصل کریں، اور بلوچستان کے اندر وہی سمجھتے ہیں کہ اب جنرل قادر صاحب کو لے کے وہ بلوچستان کے اندر کچھ الیکٹیبلز اکٹھا کر سکیں گے، لیکن جنرل قادر صاحب کوئی باثر شخصیت نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ زرداری صاحب نے وہاں پہ بلوچستان کے اندر ایک جلسہ کر کے ایک یہ بات کر دی ہے کہ ہم بلوچستان کے اندر بھی کریں گے، لیکن مجھے یہ اچھی طرح پتا ہے ماریا کہ اس وقت جو جٹری ہوئی ہے حکومت پیپلز پارٹی کے میں، وہ وجہ مجھے ایسی نظر آتی ہے کہ جو افغانستان کی صورتحال ہے اس میں وہ سمجھتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ یا اس سے پہلے یا اس کے بعد جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ویسٹ کے اندر گڈ آفیسز ہیں اس کو یوز نہ کریں اور اسٹیبلشمنٹ کے قریب نہ ہو. تو بدقسمتی سے اس وقت ایک ایسی کوشش ہے ہماری سیاست کے اندر کہ اسٹیبلشمنٹ سے کون قریب ہو سکتا ہے. I'm sorry, I'll have to interject. اویس توحید صاحب، آپ نے اویس صاحب کا انالیسس سنا، کچھ نئی بات نہیں ہے. پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے 2023 کی الیکشن کی جو ہے وہ تیاریاں نظر آتی ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جو سنگل نیشنل کریکولم ہے اس پر بات کریں گے. ڈاکٹر مراد راز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. دیٹ اینڈ مچ مور رائٹ آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. پاکستان تحریک انصاف کے وعدوں اور نعروں پر شدید تنقید ہوتی ہے، لیکن عملی طور پر پی ٹی آئی حکومت اپنے منشور میں کیے کئی ایسے جو ہیں وہ وعدے ہیں ان پر خاطر خواہ پیش رفت دکھانے میں ہمیں کامیاب نظر نہیں آئی. لیکن جو یکساں نظام تعلیم ہے وہ البتہ نافذ کر دیا گیا ہے. اس سلسلے میں پنجاب میں یکساں نظام تعلیم 16 اگست سے جو ہے وہ نافذ کر کے پہلا قدم اٹھا لیا گیا ہے. سنگل نیشنل کریکولم کی اگر بات کی جائے تو اس کو بہت زیادہ سراہا جا رہا ہے. جہاں سراہا جا رہا ہے وہیں اس کی نفاذ پر تنقید بھی کی جا رہی ہے. کسی کے خیال میں تعلیم کے نظام میں لازمی اصلاحات، مثلاً آؤٹ آف اسکول چلڈرن اور انفراسٹرکچر جیسے جو اہم مسائل ہیں ان کو چھوڑ کر نظام تعلیم کو بہتر کرنا جو ہے وہ سیاسی نعرہ بازی سے زیادہ اس وقت کچھ نہیں ہے. یکساں نظام کی اگر بات کی جائے تو تعلیم سے، اس میں یکساں نظام سے ملک میں جو ہم آہنگی ہے، جو اس کے پروپوننٹس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آہنگی جو ہے وہ پیدا ہوگی اور بہت مضبوطی جو ہے وہ آئے گی، بہتر جو ہے وہ معاشرہ بنے گا، بہتر مواقع جو ہیں وہ پیدا ہوں گے. لیکن کیا یہ حل ہو سکتا ہے؟ مسئلے کا جو ہے وہ حل ہو سکتا ہے جو یہ کہا جا رہا ہے کہ یکساں نظام سے جو ہے وہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی، اور پھر جس طرح اسپیشلی اس کو جو امپلیمنٹ جس طرح کیا جا رہا ہے کیا وہ صحیح طریقہ ہے اس کی امپلیمنٹیشن کا؟ راہیل سجاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سی ای او ویسٹ منسٹر اسکول ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ پنجاب کے ایجوکیشن منسٹر مراد راز صاحب بھی جو ہیں وہ بھی موجود ہیں. تو بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. ڈاکٹر صاحب آپ سے شروع کرتی ہوں. ڈاکٹر صاحب اب جو یہ بات کی جا رہی ہے کہ جی ہم تمام جو ہمارے یہاں پہ نظام تھے، چاہے وہ مدرسہ ہو، باقی جو سسٹمز ہوں اسکول کے، ان کو ہم سب ایک چھتری تلے جو ہیں وہ لے آئے ہیں اور اب ایکول اپرچونٹیز ہوں گی. بٹ اس میں بڑی کنفیوژن نظر آتی ہے، اینڈ آئیڈ لائک یو ٹو کامنٹ آن دس. انگلش میڈیم اسکول جو ہے وہ ویسے ہی چلے گا، اردو میڈیم اسکول جو ہے وہ بھی ویسے ہی چلے گا. آئی بی اور او اے لیولز پہ اس کا جو ہے وہ اطلاق نہیں ہوتا. مدارس نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا. پھر ایک اور جو چیز آ رہی ہے جو ہم سوچ رہے تھے، اب جس طرح یہ ہمارے یہاں پہ امریکن سکولز ہیں جو لاہور میں بھی ہیں، کراچی میں بھی ہیں، اسلام آباد میں بھی ہیں، وہ تو ایک اور نظام سے چلتے ہیں. ان کو کس طرح آپ اس ایمبٹ میں لے کر آئیں گے؟ تو اس پہ ذرا کامنٹ کر دیں، کیونکہ لگ رہا ہے کہ مطلب بات وہیں کی وہیں ہے اور پولیٹیکل آپٹکس زیادہ نظر آ رہے ہیں. آپ میرے سے بات کر رہی ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب آپ سے بات کر رہی ہوں. جی، جو آپ نے ابھی ڈسکرپشن دی ہے نا، یہ 1% کی دی ہے، صرف 99% آف پنجاب کی یا پاکستان کی نہیں تھی. امریکن سکول ٹوٹل میرے خیال سے 4 یا 5 ہیں، یا اتنے بھی نہیں ہے، پتہ نہیں میرے کتنے، اتنے 3 یا 4 ہیں. ٹھیک ہے جی. اور جو او لیول کرنے والے بچے ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں. ہم تو بھی پرائمری اسکول میں یہ لے کر آئے ہیں. اٹ از اے پرائمری اسکول تھنگ. ساری دنیا کے ملکوں کے اندر ایک کریکولم ہوتا ہے. جتنے یہ صرف
پاکستان تھا جہاں پہ 10 کریکولم چل رہے تھے. Having one curriculum is not a bad thing. Absolutely not. تو ایک کریکولم بنایا گیا ہے. کریکولم کا کیا مطلب ہوتا ہے لوگوں کو؟ ایک تو یہ آج کل اچھا پہلے ماں باپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں. اب وہ جو مافیاز اس چیز کے اگینسٹ ہیں انہوں نے اتنا آگے شور میڈیا میں بچا دیا ہوا ہے کہ وہ ماں باپ کہہ رہے تھے ہمارے بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں. آج تک کبھی ماں باپ نے نہیں پوچھا جی ہمارے بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں, بس وہ پیچھے رہتے تھے اور ان کو کچھ پتا نہیں تھا ان کے بچوں کو کیا پڑھایا جا رہا ہے. اب سڈنلی راؤنڈ اپ کر دیا گیا ہے جی ایک مخصوص طبقے کو کہ جی وہ انگلش میڈیم اردو میڈیم. کوئی ایسی بات نہیں ہے. دنیا میں آپ دیکھیں جس میں ترقی یافتہ ملک ہیں وہ پرائمری میں اپنی زبان میں پہلے پڑھاتے ہیں. بچوں کے کانسیپٹ کبھی کسی فورن لینگویج میں کلیئر نہیں ہو سکتے. آپ ایک بچے کو بیٹھ کے فورن لینگویج میں کہہ رہے جی اپنے کانسیپٹ کلیئر کرو, کبھی بھی نہیں یہ ہوگا. وہ پھر رٹا لگائیں گے. ہمارے ملک میں چل رہا ہے ایک سسٹم اور جو بالکل ٹوٹا پھوٹا ایجوکیشن کا سسٹم. رائٹ, بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں ذرا راہیل صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کروں. راہیل صاحب میری اب انڈرسٹینڈنگ یہ ہے, آبویسلی آپ اس کو ذرا زیادہ کلوزلی دیکھ رہے ہیں. بے شک ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 1% 2% جو بھی ہے, بٹ میجورٹی لوگ جو ہیں وہ اپنے جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولس میں ہی بھیج رہے ہیں. بٹ اگین سنگل نیشنل کریکولم, نہ وہ سنگل رہے گا نہ وہ نیشنل ہے, وہ تو ہمیں اس میں نظر آ رہا ہے. اور جہاں یہ میڈیمز آ گئے تو ڈزنٹ دیٹ ڈیفیٹ دی پرپس؟ جی دیکھیں, آپ نے جیسے کہا کہ سنگل نیشنل کریکولم, ایک تو یہ ہے کہ سنگل نیشنل کریکولم کو جو ہے نا ہمارا پرسپیکٹو یہ ہے کہ جی اس کو سنگل نیشنل ٹیکسٹ بکس کی طرف جو ہے نا زیادہ دھیان دیا جا رہا ہے. ایک تو ٹیکسٹ بکس جو ہیں وہ ایک بہت ہی چھوٹا پارٹ ہے کریکولم کا, بہت سارے اور ڈیلیوریبلز ہوتے ہیں وچ میٹر الاٹ. سملرلی جو سنگل نیشنل کریکولم سسٹم ایک الگ چیز ہے, سنگل نیشنل کریکولم ایک الگ ہے. جیسے منسٹر صاحب نے فرمایا کہ آپ کا جو فریم ورک ہے, نیشنل پالیسی فریم ورک, وہ ہر ملک میں ہوتا ہے اور بہت اچھی بات ہے, یہ بڑا اچھا قدم ہے. بہت آئی مین وی آل سپورٹ دس کہ ایک یونیفارمٹی جو ہے, ویل یونیفارمٹی میں نہیں جاؤں گا کہ آج کے گلوبل سسٹم کے اندر جب ہم گلوبل سٹیزنز بنانے کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں اس وقت یونیفارمٹی کی طرف جانا چاہیے یا ڈائیورسٹی, وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ ہمیں جو ہے وہ اپنے بچوں کو اس لائن پہ لے کے چلنا ہے کہ جہاں پہ وہ ایک انٹرنیشنل لیول پہ کمپیٹ کر سکے. اس کے لیے ہمیں منیمم سٹینڈرڈز دینے ہیں, ہمیں ان کو آئیڈیل سٹینڈرڈ نہیں دینے. تو وہ منیمم سٹینڈرڈز ہر ملک دیتا ہے. جو فریم ورکس ہیں یو کے دیکھیں آپ اور کسی بھی ملک کے دیکھیں, منیمم سٹینڈرڈز ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایک آزادی دی جاتی ہے اسکولوں کو کہ آپ اس کو کس طرح امپلیمنٹ کریں گے اور اس سے بہتر کر سکتے ہیں تو بے شک جائیے کیجیے. کیا ہمارے پاس یہ فریڈم ہے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اگین جو بے شک آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پرسنٹیج ہے وہ بہت کم ہے ان اسکولس کی, بٹ اگین دے آر این امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر. سو دیٹ جسٹ گوز ٹو سے کہ اگر یہ سوالات ابھی بھی اٹھ رہے ہیں تو دیٹ مینس اسٹیک ہولڈرس کو آپ نے آن بورڈ نہیں لیا ہوا. پھر بکس پبلشر سے اگر بات کریں تو وہ کہہ رہے ہیں جی 6 سے 8 ہفتے میں لگ رہے ہیں کتابیں بنانے میں, اور وہ ہمیں ٹائم نہیں دیا گیا اور اسکول ایئر جو ہے وہ اسٹارٹ ہو گیا. دین ایک اور چیز, 5th تک آپ نے یہ نظام جو ہے وہ امپلیمنٹ کر دیا ہے. اب جنرل نالج ہے, اسلامیات ہے, وہ اردو میں پڑھائی جائے گی. وہ بچہ جس نے 4 سال اس کو انگریزی میں پڑھا ہے, اب اس کو اردو میں اس ایگزام کو پاس کرنا ہوگا. وہ چیز, وہ ٹیچر جو ٹرینڈ نہیں ہے, وہ ایک اسپیسیفک سسٹم میں جو ہے وہ پڑھا رہی تھی, وہاں پہ وہ ٹیچرز کا بھی فقدان ہے. پھر ٹیچرز آپ جو لا رہے ہیں وہ آپ گورنمنٹ اسکول سے 300 ٹیچرز ٹرین کر کے لا رہے ہیں, وہ پرائیویٹ اسکول کو کس طرح کیٹر کریں گے, ان کو آگے ٹیچرز کو کس طرح جو ہے وہ سکھائیں گے؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں. نمبر 1 سوال, فریم ورک دیا گیا ہے. کوئی بھی کتاب ان سب کو ہم نے میں آپ کو یہ بتاؤں, آج سے 2.5 سال پہلے جب یہ کمیٹی بنی تھی اس میں پرائیویٹ سیکٹر تھا, اس میں پبلک سیکٹر تھا, اس میں علماء تھے, اس میں سول سوسائٹی تھی, سارے لوگ بیچ میں شامل تھے. سو اینی بڈی ہو سیز کہ ہمیں نہیں پتا تھا, وہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے اور وہ غلط چیز بتائی جا رہی ہے. نمبر 2, ایک فریم ورک دیا گیا ہے اور ہم نے کہا کہ اس سرکل کے اندر آپ ڈرا کریں پیپر پہ سرکل, اس سرکل کے اندر سب نے رہنا ہے. کوئی بھی کوئی کتاب آ کے بناتا ہے, دیتا ہے, وہ ایز لانگ ایز سرکل کے اندر ہے وہ کتاب, دیٹس آل اٹ میٹرز. دا فریم ورک, سب کو ایک جیسی کتابیں پڑھانے کے لیے بالکل نہیں کہا گیا. ایز لانگ ایز ایوری بڈی از ان دیٹ فریم ورک, دیٹس آل اٹ میٹرز. نمبر 3, پبلشرز کو جنوری میں بلایا گیا تھا, سب بیٹھے تھے, سب نے اناؤنس کیا جی ہم نے کہا جی آپ اس ڈیٹ کو کتاب جمع کروائیں گے, آپ کو اس ڈیٹ کو NOC ملے گا اور اس کے بعد آپ پبلش کر کے اگست میں دے سکتے ہیں. خوشی خوشی سب چلے گئے, کوئی کتابیں نہیں جمع کروائیں,
कुछ नहीं की. अब ये माफिया पब्लिशर्स का जो है बैठ के एक ड्रामे बाजी कर रहा है जी, हमें एनओसी नहीं मिले, हमें ये नहीं मिले. हमारे पास मिनटेड मीटिंग्स हैं इनके बहुत सारा एविडेंस है हमारे पास. तो प्लीज ये लोग टीचर्स की आप बात कर रही हैं, हमने फ्री टीचर्स को ट्रेन किया है, प्राइवेट स्कूल्स में हमारी किताबें पढ़ी हैं, उन्होंने सबने एग्री किया जी हम करेंगे. तो आपके पास कौन लोग आ रहे हैं मुझे नहीं पता. मैं आपको नहीं डॉक्टर साहब, लेकिन ये जो टॉप चेन्स का बता देता हूँ. जी जी, टॉप चेन्स जो हैं वो हमारे पास आई हैं, उनको हमने बिठाया. आज 3 दफा सिर्फ इस साल में बिठाया और उनको कहा जी कि ये हम करने जा रहे हैं. जी बिल्कुल हम अक्सर एग्री करते हैं. सर मदारिस ऑन बोर्ड है? बिल्कुल है. कौन आपको कह रहे कि नहीं है? मदारिस वाले तो कह रहे हैं जी हम ऑन बोर्ड नहीं है. मदारिस वालों से जब बात होती है वो कह रहे हैं इसमें मदारिस में भी तो 5 डिफरेंट बॉडीज हैं. क्या 5 की 5 बॉडीज जो है वो ऑन बोर्ड है? देखिए जितने गवर्नमेंट के साथ मदारिस हैं उनमें तो इम्प्लीमेंट हो रहा है, बाकियों के साथ बातचीत हो रही है और वो भी हो जाएगा इंशाल्लाह. दैट मींस कि देयर इज दैट इम्पेडिमेंट. मैं दूसरा जो आपसे डॉक्टर साहब कथा कलामी की माफी अगर इजाजत दें, जो आप बात कर रहे हैं जनरल नॉलेज के एग्जाम की और जो इस्लामियात की, अब जो मैंने आपसे पूछा कि 5th ग्रेडर जो है जिसने 4 साल वही पढ़ा है, अंग्रेजी पढ़ा है, वो किस तरह वो पास करेगा एग्जाम ऑल ऑफ अ सडन? अच्छा, अब वो अगर एक सब्जेक्ट अपनी जबान में पढ़ लेगा 1 साल में तो उसके लिए प्रॉब्लम है इतनी बड़ी. 1 साल में एक सब्जेक्ट सिर्फ, 1 इन हिज ओन लैंग्वेज, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. डॉक्टर साहब एक देखें डॉक्टर साहब देखें, एक आई थिंक वेयर वी मिक्सिंग अप थिंग्स ना, वो ये है कि आप शायद इसको आप पेट्रियटिज्म या इसमें नेशनलिज्म वो बीच में लेकर आ रहे हैं. एक वो बात अलग है और ये बात अलग है कि बच्चे की कैपेसिटी क्या है. बच्चे की कैपेसिटी एंड नेशनलिज्म, आई हैव नो प्रॉब्लम्स विद नेशनलिज्म एंड पेट्रियटिज्म, लेकिन ये 2 बहुत मुख्तलिफ चीजें हैं. राइट साहब अगर मैं गलत कह रही हूँ तो आप बच्चों को देखते हैं. देखिए ह्यूमन कैपिटल स्ट्रैटेजी अलग होती है और मिलिट्री स्ट्रैटेजी अलग होती है. ठीक है जी, बात ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चे को अपनी ज़बान में पढ़ना चाहिए. मैं इससे कम्प्लीटली एग्री करता हूँ और डॉक्टर साहब बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के टारगेट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, अटेनेबल हैं. बात हमारी समझने की कोशिश कीजिए, जो वो टारगेट्स हैं वो मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं एंड दे शुड बी ट्रीटेड लाइक दैट. और दूसरी बात ये है कि आपने ट्रांजिशन क्या किया. हमारे लिए हर बच्चा इंपॉर्टेंट है, चाहे उसने अंग्रेजी में पढ़ा, उर्दू में पढ़ा. हम मदर टंग की बात कर रहे हैं. व्हाट अबाउट दोस किड्स जो पश्तो जिसकी मदर टंग है, उसको भी तो हम उर्दू में लेके आ रहे हैं ना. जो वो बच्चा क्या जो जिसकी पंजाबी या सराइकी मदर टंग है. ये बात ये है कि एक ट्रांजिशन फेज होता है और हम अभी जो है वो एक कोविड के टाइम से गुजर के आए हैं जहाँ पे हमारे लर्निंग लॉसेस जो हैं वो पूरी दुनिया में आई मीन मल्टीपल रिसर्च कैन शो यू दैट. क्या ये हमारा सही टाइम था? हम इसमें एक बहुत जल्दी में गए हैं. मतलब हमारा एट अ लॉस बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. पब्लिशर्स की डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, पब्लिशर्स का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है. आई एम श्योर इनके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे, लेकिन एंड ऑफ द डे जो आपके लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट है, वो हमारा स्टूडेंट है. स्टूडेंट के पास किताब नहीं पहुंची. मसला ये है कि स्टूडेंट का जो है ना वो ट्रांजिशन जो है वो अंग्रेजी से उर्दू में हुई या उर्दू से अंग्रेजी में हुई. क्या उसको ट्रांजिशन का फेज बनाया गया, कोई प्लान दिया गया? अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज और, क्योंकि आप कह रहे हैं कि सारे स्कूल जो है वो ऑन बोर्ड हैं, कौन बात कर रहा है आपसे, तो जब हम अपनी रिसर्च कर रहे थे तो ये खबर आई कि HSN ने कैटेगोरिकली कह दिया कि जी हम वी आर नॉट ऑन बोर्ड. इफ यू कैन क्लैरिफाई दैट, क्या उनसे कोई बात हुई है या कोई? बिल्कुल कोई, एवरीबडी देयर इज गोइंग टू बी जीरो टॉलरेंस फॉर दैट. आई विल मेक श्योर. मैं खुद वेडनेसडे को इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो मैंने सबको थोड़ा सा टाइम दिया था, क्योंकि हमने ये कहा था ऑन द 22nd 23rd तक सारे वैक्सीनेशन भी करवा लें, क्योंकि कोई स्कूल जिसके अंदर उनके स्टाफ या टीचर्स वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट्स नहीं होंगे तो वी विल टेक वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट. ठीक है, इसी चीज पे मैंने कहा था कि जब ये एक दफा चीज इकट्ठी हो जाएगी तो सिंगल नेशनल करिकुलम और ये दोनों चीजों के इंस्पेक्शन इकट्ठी शुरू हो. ठीक है जी. So अब हम starting this coming week, we are going to have random people going to school and see if SNC and the COVID thing has been implemented or not. जहाँ नहीं होगा HSN क्या कोई चीज भी we're not going to let anybody get away with it. So I mean one thing, the writ of the government is not going to be challenged. That's it. Government की कोई challenge नहीं करेगा. Let's hope कि इसका इतलाक मदारिस पे भी हो. इंशाल्लाह ताला. चले, दैट रिमेन्स टू बी सीन. डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया. रहील साहब आपका बहुत शुक्रिया कि प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला. लेकिन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट चीज़ बहुत अच्छी है, लेकिन जिस तरह हमने आपको बताया डिफरेंट निज़ाम तालीम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, इम्पेडिमेंट्स आ रहे हैं, तो
आई थिंक ये पॉलिटिकल एक गिमिक्री और पॉलिटिकल इस वक्त जो ऑप्टिक्स हैं उससे ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली कुछ नहीं लग रहा. विल सी यू नेक्स्ट वीक. गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़.